लिटिल सेंट जेम्स कैरिबियन सी में बसा एक छोटा सा द्वीप। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी हाई एंड लग्जरी रिट्रीट जैसी लगती थी। नीला समंदर, हरे पेड़, प्राइवेट वाइब। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यही आइलैंड बाद में दुनिया के सबसे गंभीर क्रिमिनल आरोपों का केंद्र बन गया। ये आइलैंड पूरी तरह प्राइवेट ओनरशिप में था। यहाँ पहुंचने के लिए आम लोगों का रास्ता नहीं था, सिर्फ प्राइवेट बोट्स या हेलीकॉप्टर। द्वीप पर बने थे कई गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट डॉक, हेलीपैड और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। पूरा सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया था कि बाहर की दुनिया की नजर यहाँ तक पहुंचे ही ना। लोकल अथॉरिटीज की कानूनी पहुंच भी इस जगह तक सीमित थी। यही वजह थी कि ये आइलैंड सालों तक ऑफ द रिकॉर्ड बना रहा। विक्टिम्स की गवाही के मुताबिक कई लड़कियों को यहाँ अलग अलग बहानों से लाया गया। कभी मसाज जॉब, कभी पर्सनल असिस्टेंट का काम, तो कभी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी का लालच। लेकिन जैसे ही वे इस आइलैंड पर पहुंचती थी, पूरी पावर डायनामिक्स बदल जाती थी। बाहर से दिखने वाली लग्जरी उनके लिए कंट्रोल और आइसोलेशन का जरिया बन जाती थी। चारों तरफ खूबसूरती थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि आइलैंड की डिजाइनिंग जानबूझकर ऐसी रखी गई थी कि मूवमेंट पूरी तरह डिस्क्रीट रहे। कौन आया, कौन गया, इसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता था। इसी वजह से प्रोसिक्यूटर्स ने इस जगह को सेंट्रल क्राइम लोकेशन माना। हालांकि हर आरोप को कोर्ट में अलग अलग तरीके से परखा गया, लेकिन पैटर्न हर केस में लगभग एक सा रहा। रिक्रूटमेंट, ट्रैवल और फिर एक्सप्लॉयटेशन। इस आइलैंड की अनुमानित कीमत 60 से 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच मानी जाती है, और ये रकम जेफरी एप्स्टीन की कुल संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा थी। मीडिया ने इसे नाम दिया एप्स्टीन का सीक्रेट प्लेग्राउंड। पुलिस रिकॉर्ड्स, कोर्ट फाइलिंग्स और सर्वाइवर टेस्टिमनीज के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन पर आरोप था कि उसने सालों तक नाबालिग लड़कियों को रिक्रूट किया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया और उनका यौन शोषण किया। ज्यादातर पीड़िताएं आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड से थीं। उनकी उम्र आमतौर पर 14 से 17 साल के बीच बताई गई। रिक्रूटमेंट का तरीका अक्सर इनडायरेक्ट होता था। कभी हल्के फुल्के काम का ऑफर, कभी पार्ट टाइम जॉब, तो कभी आसान पैसों का वादा। ये कोई एक घटना नहीं थी। आरोप एक पूरे सिस्टम की ओर इशारा करते हैं, जहां एक लड़की लाई जाती थी और फिर उससे कहा जाता था कि वो दूसरी लड़कियों को भी इंट्रोड्यूस करे। इस तरह धीरे धीरे एक नेटवर्क तैयार होता चला गया। कई सर्वाइवर्स ने बताया कि शुरुआत में उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ ही नहीं आई, लेकिन बाद में डर, पावर इम्बैलेंस और इंटिमिडेशन के कारण वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ मामलों में इंटरस्टेट और इंटरनेशनल ट्रैवल भी शामिल बताया गया, फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क और फिर कैरिबियन तक। अमेरिकी कानून के अनुसार अगर किसी माइनर को सेक्सुअल उद्देश्य से राज्य या देश की सीमा पार ले जाया जाए तो उसे सेक्स ट्रैफिकिंग माना जाता है। फोर्स का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये सेकेंडरी होता है। इंड्यूसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन ही मुख्य तत्व होते हैं। 2019 में एप्स्टीन पर जो फेडरल चार्जेस लगाए गए थे, वो थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कंस्पिरेसी। ये चार्जेस ग्रांड जूरी इंडाइटमेंट के बाद लगे थे, यानी प्रोसिक्यूटर्स के पास ट्रायल के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे। लेकिन एप्स्टीन की मौत के कारण ट्रायल पूरा नहीं हो सका। हालांकि आरोप, गवाहियां और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बने रहे। अब सवाल उठता है कि अगर इतनी शिकायतें और सबूत पहले से मौजूद थे, तो कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई? आज तक कोई भी एजेंसी ये कंफर्म नहीं कर पाई कि कितनी लड़कियों को खासतौर पर लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड ले जाया गया, क्योंकि पूरा ऑपरेशन जानबूझकर सीक्रेट और अनडॉक्यूमेंटेड रखा गया था। फिर सामने आती है वो थ्योरी जिसने इस केस को सिर्फ क्राइम से आगे बढ़ाकर पावर पॉलिटिक्स तक पहुंचा दिया, ब्लैकमेल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक एप्स्टीन सिर्फ एक अब्यूजर नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो जानकारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। दावा यह है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मैंशंस और आइलैंड ऐसी जगह थी जहां बेहद ताकतवर लोग आते जाते थे, और अगर वहां कोई गैर कानूनी या कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी होती थी तो उसे रिकॉर्ड किया जा सकता था। कुछ सर्वाइवर्स ने कहा कि एप्स्टीन को हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता था। कौन आएगा, कहां रहेगा, किससे मिलेगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी नोट किया कि उसकी प्रॉपर्टीज में असामान्य सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद थे। हालांकि आज तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि उसने किसी को ब्लैकमेल किया।
लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी नहीं कहा कि इस संभावना को पूरी तरह नकारा जा सकता है। कहानी अब पहुंचती है 2005 के फ्लोरिडा पाम बीच, जहां कुछ टीनेज लड़कियों ने पहली बार लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप साफ थे, मसाज के बहाने घर बुलाया गया और वहां यौन शोषण हुआ। शुरुआत में इसे लोकल मामला माना गया, लेकिन जैसे जैसे बयान दर्ज हुए ये साफ होने लगा कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। पुलिस ने महीनों तक जांच की, कई पीड़िताओं की पहचान हुई जिनकी कहानियां एक दूसरे से मेल खाती थी। फिर भी 2008 में एप्स्टीन को एक ऐसी डील मिली जिसने पूरे अमेरिका में सवाल खड़े कर दिए। नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, जिसे लोग स्वीट हार्ट डील कहते हैं। सीरियस फेडरल चार्जेस हटा दिए गए, सजा सिर्फ 18 महीने की, वो भी वर्क रिलीज के साथ। 2019 में आखिरकार फेडरल एजेंसीज ने उसे फिर से गिरफ्तार किया। इस बार कोई खास रियायत नहीं मिली, बेल डिनाई हुई और उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल सेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड, लेकिन हालात ने कई सवाल खड़े कर दिए। उसकी मौत के साथ क्रिमिनल केस खत्म हो गया, लेकिन कहानी नहीं। इसके बाद सामने आए वो डॉक्यूमेंट्स जिन्हें दुनिया आज एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। ये कोई एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि कोर्ट रिकॉर्ड्स, डेपोजिशंस, ईमेल्स, ट्रैवल लॉग्स और सील्ड फाइल्स का एक बड़ा कलेक्शन था। इनके पब्लिक होते ही दुनिया हिल गई, क्योंकि पहली बार यह साफ दिखा कि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, बल्कि एक पूरे पावर सिस्टम की थी। एप्स्टीन मर चुका था, लेकिन उसके पीछे छूटे सवाल आज भी जिंदा हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है।